और व्यूवर, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं किसी विषय पर चर्चा करूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा यह वीडियो हमारी साइट, हमारी वेबसाइट KKM जोग्राफी बाय जोग्राफर पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जैसा कि देखते रहे हैं हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य के नाम से है, इस पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिग्विजयनाथ PG कॉलेज की कॉलेज वेबसाइट www.dnpgcollege.edu.in पर भी हमारे वीडियो देख सकते हैं। इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। कार्टोग्राफी में यह एक महत्वपूर्ण विषय है। भूगोल के कार्टोग्राफी का जो आपका पेपर होता है ये महत्वपूर्ण विषय है, केवल भूगोल के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस अन्य विषयों में भी, खास करके बॉटनी में भी इसका अध्ययन किया जाता है। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस न केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सिविल सर्विसेज और UGC नेट JRF की तैयारी के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर साल इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो हम नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण पर आज चर्चा करेंगे। आइए इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण यह मूल रूप से बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का विषय रहा है। इसका विकास, इस विधि का जो खोज है सर्वप्रथम क्लार्क और इवांस नामक दो विद्वानों ने किया था। बाद में किंग और डेशी ने इसका भूगोल में उपयोग किया और बड़े पैमाने पे इसका उपयोग शुरू हुआ। जो निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण है यह किसी भी तत्व या किसी भी तथ्य की अनियमितता का जांच करता है, अनियमितता को बताता है कि इसका वितरण किस प्रकार से है। यह एक सूचकांक के रूप में हमको देता है जिसे RN इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जो निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण है, भूगोल में जहाँ तक इसका उपयोग होता है वह मानव अधिवास या मानव क्रियाकलाप कि वो तथ्य जो कहीं न कहीं केंद्रित रूप में, सेंट्रलाइज रूप में अपना कार्य करते हैं। तो किसी विशेष एरिया में, किसी बड़े एरिया में जो अधिवास हैं या मानव केंद्रित कार्य हैं उनका वितरण प्रतिरूप कैसा है, इसको जानने के लिए, इसके अध्ययन के लिए हम निकटतम पड़ोसी बिंदु विश्लेषण का उपयोग करते हैं। मानव क्रियाकलाप मुख्य रूप से जैसे उद्योग है, उद्योग धंधे सेंट्रलाइज होते हैं। विपणन केंद्र जो मार्केट है यह भी सेंट्रलाइज होते हैं। नगर हैं, सिटीज़ जो हैं वह भी सेंट्रलाइज होते हैं। इसी तरह से सेवा केंद्र या ग्रोथ पोल थियरी, सेंटर प्लेस जिसको कहते हैं, सेंटर प्लेस सेवा केंद्र। इसी तरह से ग्रोथ पोल जिसको कहते हैं, विकास ध्रुव कहते हैं। तो यह इस तरह के तत्व हैं, इस तरह के तथ्य हैं भूगोल में जो केंद्रीय रूप में केंद्रित होकर के कार्य करते हैं। तो इनका वितरण प्रतिरूप कैसा है, इनका वितरण सम है कि नहीं है, क्योंकि यह नगर के क्षेत्रों, उस क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यदि इनका वितरण बराबर सम दूरी पर है, सम वितरण है तो वहाँ का विकास अच्छा होता है। और यदि इनका वितरण क्लस्टर्ड है, एक जगह इकट्ठा है, तो बाकी क्षेत्र असेवित रह जाता है। तो इन सबों के मापन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब इसका हम गणितीय गणना करते हैं तो इसका जो इंडेक्स निकलता है, इसका जो सूचकांक निकलता है वह 0 से लेकर के 2.149 के बीच प्राप्त होता है। इसका मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वह वितरण की क्षमता, वितरण समान रूप से है, इसका द्योतक होता है। और जैसे जैसे इसका मान 0 के करीब आता जाता है तो वह क्लस्टर्ड वितरण प्रतिरूप को दिखाता है। जैसे यदि किसी वितरण प्रतिरूप का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें यदि उसका जो मान है
वह यदि 0 के आसपास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह तत्व या वह तथ्य क्लस्टर्ड रूप में है, यानी पूरे एरिया में एक ही क्षेत्र में वह स्थिर है, विकसित है, और बाकी जो क्षेत्र है वह उसे असेवित है या वहाँ इसका विकास नहीं हो पाया है। इसी तरह से यदि उसका मान 1 प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह रैंडम रूप में, अनियमित रूप में वह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यदि उसका मान 2.149 यानी 2 के आसपास यदि आता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस तथ्य का जो उस क्षेत्र में वितरण है वह यूनिफॉर्म में रूप में समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर उनका वितरण हुआ है। इस वितरण प्रतिरूप से उस क्षेत्र के विकास के स्वरूप को भी समझा जा सकता है या इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं इनका वितरण प्रतिरूप किस तरह से मिलता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो फिगर 1 है, जो पहला फिगर है, इसमें देखिए जो अधिवास हैं, जो भी तथ्य हैं, इसमें नगर भी हो सकते हैं, मार्केट भी हो सकते हैं, सेंटर प्लेस भी हो सकते हैं, ग्रोथ पोल, जो भी तथ्य हैं, तो यह तथ्य जो हैं वह एक जगह इकट्ठे हैं, यह क्लस्टर्ड रूप में है। तो यह यदि मान प्राप्त होता है तो इसका यदि हम नियरेस्ट नेबर इंडेक्स हम निकालें, आर्यन वैल्यू निकालें, जैसा कि आपको हमने बताया कि इसका जो वैल्यू निकलता है उसको आर्यन इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। तो इसका यदि हम आर्यन इंडेक्स निकालें तो वह 0 के आसपास आएगा, 0.5 से कम आएगा और 0 के आसपास यह रहेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्लस्टर्ड रूप में है। फिर यदि इसका हम निकालते हैं, देखिए फिगर नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे, तो यदि इसका हम वैल्यू निकालते हैं, इसका आर्यन वैल्यू निकालते हैं, आर्यन इंडेक्स निकालते हैं, तो यह 0.5 के आसपास आएगा, यानी यह क्लस्टर्ड से लेकर के रैंडम वितरण की तरफ, क्लस्टर्ड से लेकर के रैंडम वितरण की तरह, यानी संकेंद्रित से लेकर के अनियमित वितरण की ओर अग्रसर है। यह इन दोनों के बीच का यह वितरण प्रतिरूप है। इसी तरह से हम थर्ड पोजीशन को देखें, यह रैंडम है। देखिए चारों तरफ जितना एरिया है लगभग सारे एरिया को यह कवर कर रहा है, लेकिन रैंडम रूप में है, कहीं कहीं यह नज़दीक है, कहीं यह बहुत दूर है। तो इसका यदि हम मान निकालेंगे तो यह 1 के आसपास निकलेगा। यह जो थर्ड फिगर आप देख पा रहे होंगे, इस थर्ड फिगर का जब हम मान निकालेंगे तो यह लगभग 1 के आसपास इसका आर्यन वैल्यू प्राप्त होगा। इसी तरह से जो चौथा फिगर है, इस चौथे फिगर को आप देखिए, यह रैंडम से यूनिफॉर्म की ओर अग्रसर है, यानी इसका जो यदि हम मान निकालें तो यह 1.5 के आसपास प्राप्त होगा, यानी यह न तो रैंडम है और न ही यूनिफॉर्म है, यह इन दोनों के बीच इसकी वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से यदि फिफ्थ को देखें तो यह देखिए लगभग बराबर दूरी पर है, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वह 2 के आसपास मिलेगी। तो 2 के आसपास यदि वैल्यू मिलेगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह यूनिफॉर्म में है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यह ऊपर देखिए थोड़ी सी गलती हो गई है, यह जो थर्ड यूनिफॉर्म है इसके जो वैल्यू 2.49 नहीं है बल्कि 2.149 है, यह आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। यह थर्ड नंबर का जो यूनिफॉर्म की वैल्यू मिलती है वह 2.149 मिलती है। तो इस तरह से हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। एक है क्लस्टर्ड, दूसरा है क्लस्टर्ड और रैंडम के बीच का, यानी क्लस्टर्ड टू रैंडम की ओर अग्रसर, और तीसरा है रैंडम, चौथा है रैंडम और यूनिफॉर्म के बीच, और पांचवा है यूनिफॉर्म। तो इसको 5 रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह देखिए जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यह यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। आइए इसका जो फार्मूला है, आर्यन वैल्यू ज्ञात करने का जो फार्मूला है, जैसा कि आपको हमने बताया कि जो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस है, इसमें जो इंडेक्स निकालते हैं उसको आर्यन इंडेक्स बोलते हैं। तो जो आर्यन वैल्यू इसका निकालते हैं उसका जो सूत्र है वह है निकटतम पड़ोसी बिंदुओं के मध्य मापी गई औसत दूरी, यानी पूरे एरिया में जितने पड़ोसी बिंदु हैं उन पड़ोसी बिंदुओं के बीच की दूरी हम नाप लेते हैं और पुनः उनकी जो संख्या होती है उस संख्या से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी एवरेज दूरी मान ली जाती है और पुनः उसको हम डिवाइड करते हैं
प्रकीर्ण वितरण में उन्हीं बिंदुओं के मध्य अपेक्षित दूरी, यानी यदि उन बिंदुओं को उस एरिया में बराबर दूरी पे बांटा जाए तो उनके बीच की दूरी कितनी मिलेगी, यानी यह कांस्टेंट वैल्यू एक तरह से हो जाती है। तो वह वैल्यू कितनी मिलेगी, इससे हम क्या करते हैं, जो औसत दूरी है, जो एवरेज डिस्टेंस है उनकी, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मिलता है आर एन वैल्यू। अब आर एन वैल्यू का निकालने का जो सूत्र है यह है डी बार ओ अपान डी बार ई। अब डी बार ओ क्या होता है, डी बार ओ जो होता है वह है निकटतम पड़ोसी बिंदुओं के बीच की औसत दूरी, यानी जो पड़ोसी होते हैं, नियरेस्ट पड़ोसी होते हैं, वह नियरेस्ट पड़ोसी की दूरियों को हम माप करके और उनको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा ऐड कर लेते हैं, और पुनः उनका जो नंबर होता है उसे डिवाइड जब कर देते हैं तो वो मिलता है डी बार ओ। इसी तरह से फिर डी ई करते हैं, डी बार ई निकालते हैं। इसका एक सूत्र है 0.5 इंटू अंडर रूट ए अपान एन। इसमें जो ए है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए क्या है, एरिया है, यह क्षेत्रफल है, और एन नंबर ऑफ अधिवासियों की संख्या है, उनका नंबर है। तो एरिया निकाल लेते हैं और फिर नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर 0.5 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डी निकलता है। और पुनः फिर यहाँ क्या करते हैं हम, डी बार ओ, यानी इसको हम डिवाइड करते हैं, डी जो इसका वैल्यू निकलता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है उसको हम आर एन इंडेक्स बोलते हैं। आइए इसको हम समझते हैं एक एक्सरसाइज के माध्यम से। जैसे यह एक मानचित्र है, आप देख पा रहे होंगे, यह कहीं का अधिवास प्रतिरूप है, ये एक मैप है। इस मैप में जो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 इस तरह के सेटलमेंट हैं, अधिवास हैं। अब इनका वितरण, यह पूरा एरिया है, जो लाइन ये बनी हुई है यह पूरा एरिया है। यहाँ देखिए स्केल भी दिया गया है, यहाँ स्केल भी बना हुआ है। तो यह पूरा एरिया है, और इस एरिया में यह जो मानव अधिवास हैं, यह मानव अधिवास का वितरण प्रतिरूप कैसा है, इसका हमको अध्ययन करना है। तो आइए हम इसका हम अध्ययन करते हैं, किस रूप में होता है। देखिए यही मानचित्र है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा होता है वह होता है निकटतम पड़ोसी को पहचानना, नियरेस्ट नेबर को पहचानना। नियरेस्ट नेबर को मतलब यह होता है कि कोई यदि बिंदु है तो उसका सबसे निकटतम पड़ोसी कौन है, सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है, इसकी पहचान करनी होती है। तो देखिए इसमें पहचान करके हमने बताया भी है आपको। जैसे ये पहला सेटलमेंट है, पहला अधिवास है, और पहले अधिवास से सबसे निकट का जो अधिवास है वह 3 है। अब यदि हम दूरी इसको स्केल से हम नापते हैं, इसको हम क्या करते हैं, स्केल से नापते हैं और इसी मापक के आधार पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ स्केल के आधार पे नापते हैं तो 1 से 3 के बीच की दूरी नापें, 1 से 5 के बीच की दूरी नापें, 1 से 4 के बीच की दूरी नापें। तो इसमें से जब हम इसकी डिस्टेंस को नापेंगे तो सबसे निकटतम कौन आएगा, 3 आएगा। इसलिए 1 का जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट नेबर होगा, वह हुआ 3 हुआ। पुनः आप 1 के बाद से 2 को आइए, 2 से 2 का नियरेस्ट कौन होगा, तो 2 का नियरेस्ट 6 है और फिर 5 है। तो 2 से 5 को नापेंगे, 2 से 6 को नापेंगे। तो आप जब इसको स्केल से नापेंगे, इन दूरियों को स्केल से नापना होता है, तो जब नापेंगे तो इसका निकटतम मिलेगा, इसका नियरेस्ट नेबर मिलेगा 5। तो इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, नाप लेते हैं और एक टेबल बनाते जाते हैं, उसमें इसको नोट करते हैं। फिर देखिए थर्ड है, थर्ड का जो नियरेस्ट नेबर कौन सा है, थर्ड के चारों तरफ जो सेटलमेंट है वह है, इधर 1 है, इधर 4 है और इधर 5 है। तो थर्ड से हम 1 को देखिए थर्ड से 1 को दूरी नापेंगे, निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। थर्ड से 4 की दूरी नापेंगे तो निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। थर्ड का जो नियरेस्ट नेबर होगा वह होगा 5। तो इस 3 के सबसे नज़दीक कौन सा है, यह है 5। तो 5 हो जाएगा। तो 3 का निकटतम क्या हो गया, 5। फिर आइए 4 का देखें, तो 4 का निकटतम कौन होगा, तो 4 से 9 नापें,
4 से 6 को हम मेज़र करें और फिर 4 से 3rd को मेज़र करें, तो 4 से 3rd क्या होगा, नज़दीक होगा, यह नज़दीक है, आप दूरी देख पा रहे होंगे, तो यह नज़दीक है। तो 4th का जो नियरेस्ट कौन होगा, 3rd होगा, 9th और 4 नहीं होंगे। इसी तरह से 5 को आप देखिए, तो 5 का नियरेस्ट कौन होगा, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 का जो नियरेस्ट होगा वह 2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 3rd होगा। इस तरह से हम सबका नियरेस्ट नेबर हम पहचानते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यदि इसमें नियरेस्ट नेबर पहचानने में गलती हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए नियरेस्ट नेबर को पहचानना सबसे अनिवार्य है। नियरेस्ट नेबर, फिर एक बार समझ लीजिए कि जो नियरेस्ट नेबर होता है, सबसे निकट का पड़ोसी कौन सा है। इसके चारों तरफ कुछ न कुछ सेटलमेंट होंगे, चारों तरफ कुछ न कोई पड़ोसी होगा, तो उन पड़ोसियों में सबसे नज़दीक का, इसके बिल्कुल बगल का पड़ोसी कौन है, हम उसकी पहचान करते हैं। तो यदि पहचान कर लिए और इसका फिर टेबल हम बनाते जाते हैं। जैसे देखिए, आप इधर देखिए, एक हमने टेबल बना लिया, इधर ये है सेटलमेंट, अधिवास हैं, कुल 9 अधिवास हैं, आपको हमने बताया कि 9 सेटलमेंट हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक ये सेटलमेंट नंबर हो गया। पुनः इनका नियरेस्ट नेबर कौन सा है और उनकी दूरी किस में है, आप देख पा रहे होंगे। जो यह मैप बना है, इस मैप में एक स्केल है, यह किलोमीटर में इसकी दूरी बनाई गई है। इसी के आधार पे हम उसको क्या करते हैं, नापते हैं। जैसे यदि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 3 से 4 की दूरी यदि यहाँ 2 सेंटीमीटर आ रही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर की हो गई। तो इस तरह से हम नापते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये जो फर्स्ट है, पहला है, ये पहला सेटलमेंट है। तो पहले सेटलमेंट का निकटतम पड़ोसी है 3। यहाँ देखिए, ये पहला सेटलमेंट है। पहले सेटलमेंट से ये सारे पड़ोसी जो हैं वह दूर हैं, यह नियरेस्ट नहीं है, बल्कि सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 3 है। इसीलिए जो फर्स्ट का, यहाँ देख पा रहे होंगे, फर्स्ट का जो निकटतम पड़ोसी है, नियरेस्ट नेबर हुआ, वह 3rd होगा। इसी तरह से 2 का हम नियरेस्ट पहचान करें, 2 का, तो 2 का आइए देखते हैं, यह 2 है, तो 2 का नियरेस्ट 5 है। तो यहाँ देखिए 2 का नियरेस्ट 5 हो गया। इनके बीच की दूरियां भी हम नाप करके यहाँ लिखते जाते हैं। जैसे 1 से 3 के बीच की दूरी 2.4 किलोमीटर, 2 से 5 के बीच की दूरी 2.2 किलोमीटर है। इसी तरह से आइए, अब 3rd हुआ, 3rd का नियरेस्ट कौन सा हो गया, 5 हो गया। यहाँ देखिए इंडिकेट करके एरो से बता दिया गया है कि 3rd का जो नियरेस्ट कौन सा होगा, 5 होगा। तो यहाँ देखिए 3rd का नियरेस्ट कौन सा हो गया, 5, और इनके बीच की दूरी है 0.9 किलोमीटर। इसके बाद 4th हम देखें, जो 4th है, 4th का नियरेस्ट कौन सा होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 4th का नियरेस्ट कौन सा होगा, 3 होगा। तो जो 4th का नियरेस्ट 3 होगा, तो यहाँ देखिए फिर हमने 4th का नियरेस्ट 3 और इनके बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर हमने स्केल से नाप लिया है, तो ये आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। इसी तरह से अब 5 को हम देखते हैं, 5 का नियरेस्ट कौन सा होगा, 3 का नियरेस्ट 5 है और 5 का नियरेस्ट 3 है। तो अब 5 का नियरेस्ट 3 हो गया, तो 5 का नियरेस्ट 3 हो गया। यहाँ देखिए 5 का नियरेस्ट 3 है और 3 का नियरेस्ट 5 है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो 0.9 और 0.9 दोनों की दूरी बराबर ही होगी, इसका भी ध्यान देना है। फिर 6 का हम देखते हैं, 6 का हम देखते हैं, 6 का देखिए यह 6 है, 6 का नियरेस्ट 4 है। तो 6 का नियरेस्ट फिर हमने यहाँ 4 लिख दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर, ये हमने कर दिया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह से 7 का हम देखते हैं, 7th यहाँ है, तो 7th का नियरेस्ट कौन सा होगा, 8 है। जो 7th है, 7th का नियरेस्ट 8 है, तो 7th का नियरेस्ट 8 है, जिसके बीच की दूरी हमने नापा है, तो हमको मिला है 3.4 किलोमीटर। इसी तरह से फिर हम देखते हैं 7th के बाद से 8th है, तो 8th का नियरेस्ट कौन सा होगा, 7 होगा। 2 तो बहुत दूर है, 6 और दूर है, तो यह दोनों आपस में एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर है। तो 8th का जो नियरेस्ट है वह 7 है, तो 8th का नियरेस्ट क्या हो गया, 7, 3.4। इसी तरह से आइए हम देखते हैं 9th है, तो 9th का नियरेस्ट कौन सा होगा, 6 नहीं होगा,
1 नहीं होगा, बहुत दूर है, तो यह 4 होगा। तो 9th का जो नियरेस्ट है वो क्या है, 4 है। तो 9th का नियरेस्ट यहाँ 4, इनके बीच की दूरी हमने मापा तो 2.9 किलोमीटर मिला। अब हमको क्या करना है, ये सारी दूरियों को हमको जोड़ देना है। जो यह डिस्टेंस मिला है नियरेस्ट नेबर का, जो डिस्टेंस मिला है यानी 1 से 3 के बीच, 2 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, तो इनके बीच की जो यह डिस्टेंस हमको मिला है, जो दूरियां मिली हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो वो आएगा 19.8 आएगा। तो ये हम जोड़ लेते हैं। अब आइए देखिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कैसे। जैसा कि आपको हमने बताया कि निकटतम पड़ोसी बिंदुओं के मध्य मापी गई औसत दूरी, और उसको हम डिवाइड करते हैं प्रकीर्ण वितरण में उन्हीं बिंदुओं के मध्य अपेक्षित दूरी से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको RN वैल्यू मिल जाता है। अब जो निकटतम पड़ोसी बिंदु के मध्य मापी गई औसत दूरी होता है, इसको हम डिनोट करते हैं D/O से, ठीक है। और जो नीचे प्रकीर्ण वितरण में उन्हीं बिंदुओं के मध्य मापी गई दूरी जो होती है, इसको हम डिनोट करते हैं D/E से। तो D/O और D/E यह दोनों हमको ज्ञात करना होता है। तो D/O ज्ञात करने का जो हमारा सूत्र है, यानी निकटतम पड़ोसी बिंदुओं के मध्य मापी गई औसत दूरी, यह औसत दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा D/N इसमें हमने निकाला हुआ है। यह जो हम जोड़े हैं तो यही क्या है, यह सिग्मा D है। यही क्या है, यह सिग्मा D है 19.8। तो यह सिग्मा D है 19.8 होगा, और उसको हम इससे क्या करते हैं, N 9 है तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। आइए हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि D/O 19.8, और उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिलेगा 2.2 किलोमीटर। यानी एवरेज रूप में 2.2 किलोमीटर हर नियरेस्ट नेबर उससे दूर है। तो ये हमको निकल जाएगा D/O। D/O एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए यहाँ D/O का जो सूत्र है वह है D/O इक्वल टू सिग्मा D/N। तो सिग्मा D/N हमको कहाँ से मिला है, तो यह जो दूरी हम जोड़ रहे हैं, जो नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर के बीच की जो यह दूरी है, यह दूरी हम जोड़ रहे हैं। इसका हम जब सम कर रहे हैं तो 19.8 जब आ रहा है, तो यह 19.8 यही D है। यह क्या है, यह सिग्मा D है, और इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है 19.8/9। 9 क्या है, 9 एक देखिए फिर एक बार, यह है जो अधिवास हैं, जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट नंबर ऑफ सेटलमेंट हैं। तो यह जो इनकी संख्या है, यह क्या है, 9 है। तो इसी 9 से ये 90.8 इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है 19.8/9। तो इसका जो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.2 किलोमीटर। इसी तरह से D/E निकालने के लिए देखिए D/E का जो फार्मूला है वह है 0.5 इंटू √A/N। यह A मीन्स एरिया, आपको हमने पीछे बताया है। यहाँ देखिए यह A मीन्स एरिया है, क्षेत्रफल है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जो आपका जो यह मानचित्र है, यह मानचित्र यहाँ स्केल दिया हुआ है, तो यह एक तरह से आयत के रूप में है। तो हम इसकी चौड़ाई यह है, चौड़ाई नाप लेंगे, और फिर इसकी यह लंबाई है, लंबाई नाप लेंगे, और नाप करके लंबाई और चौड़ाई को जब गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि यह बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा कोई एरिया नहीं है, वह रैंडमली है, यदि वह रैंडमली है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा नापने के लिए, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था नेटवर्क एनालिसिस में, उसके लिए क्या उपयोग करते हैं हम, इसकी दूरी निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ओबिसोमीटर। ओबिसोमीटर के माध्यम से हम इसके चारों तरफ की दूरी नाप लेते हैं, और फिर फार्मूले के साथ कैलकुलेट करके इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका हम लंबाई निकाल लें, और इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई दोनों हम माप लेते हैं स्केल से, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एरिया निकल जाएगा। किसी भी रेक्टेंगल का हम ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ हम एरिया निकाले हैं, हमने एरिया निकाला, एरिया इक्वल टू इसकी जो
चौड़ाई है, विड्थ है, वह है 12.7 और जो इसकी लंबाई है वह है 25 किलोमीटर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 817.5 किलोमीटर। तो इसका एरिया निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे रख देंगे। यह ए हमको मिल गया और एन हमको पहले से पता है 9 नंबर ऑफ सेटलमेंट। तो यह हो गया 817.5 अपॉन 9। जब इसको हम इसका हम फिर क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। यह अंडर रूट है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 28.59 अपॉन 9। और फिर इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे इसे डिवाइड करके और पुनः इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1.59, यानी डी बार ई हमारा प्राप्त हुआ 1.59 और डी बार ओ हमारा मिला 2.2 किलोमीटर। अब जो हमारा आर्यन वैल्यू है, आर्यन इंडेक्स जो हम निकालते हैं, तो आर्यन इंडेक्स का जो सूत्र है डी बार ओ अपॉन डी बार ई, यानी यह है आर्यन इंडेक्स डी बार ओ अपॉन डी बार ई। तो डी बार ओ हमको कितना मिला है, 2.2 मिला है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह 2.2 मिला है और डी बार ई जो है 1.59 ये मिला है 1.59। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 1.38। अब इसका आर्यन वैल्यू जो प्राप्त हुआ, आर्यन इंडेक्स जो हमको मिल रहा है, आर्यन सूचकांक मिल रहा है, निकटतम पड़ोसी सूचकांक जो मिल रहा है वह है 1.38। तो ये आर्यन वैल्यू हुआ 1.38। अब इसकी हमको एनालिसिस करनी है, जैसा कि आपको हमने पीछे बताया भी था कि किसका किस तरह से होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे, निष्कर्ष कर देंगे। हमको आर्यन जो वैल्यू मिला है वह मिला है 1.38। तो इसका जो रेंज होता है किसके किसके बीच होता है, जो आर्यन वैल्यू का जो रेंज होता है वह 0 to 2.149 के बीच प्राप्त होता है। तो ये 1.38 है, 1.38 है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षेत्र में निकटतम पड़ोसी मान जो आर्यन वैल्यू है वह 1.38 प्राप्त हुआ है। प्राप्त मान के आधार पर क्षेत्र में अधिवासों का वितरण अनियमित रैंडम है, जैसा कि आपको हमने बताया भी था ये पिछले वीडियो में। आइए हम बता देते हैं फिर से एक बार। जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि यदि 0 है, यदि इसका वैल्यू, इसका मान 0 है तो वह क्लस्टर्ड है, यदि 1 है तो रैंडम है, और यदि 2 के करीब है तो क्या है, समदूरस्थ है, यूनिफॉर्म। तो उसका जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वह 1 पॉइंट समथिंग आया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो वैल्यू मिलेगी वह इसमें, यदि उसको हम देखें तो वो थर्ड में नहीं बल्कि फोर्थ पोजीशन में है, यानी रैंडम से यूनिफॉर्म की तरह। यह उसकी जो पोजीशन है वह बिल्कुल इस फोर्थ पोजीशन, जो यह फोर्थ फिगर है, कुछ इससे मिलता जुलता है। तो ये हम आर्यन वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो यह बिल्कुल रैंडम से यूनिफॉर्म की तरफ लगभग, यह जो चौथा पोजीशन है आपको हमने बताया, चौथे पोजीशन की तरफ यह इसका है। संभव है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आप से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पुनः उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।